नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। हाँ, बेंजामिन बटन का अद्भुत मामला। बिल्कुल, हमारे पास 2008 की जो फिल्म थी उसी की कहानी का पूरा सार है और ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी, आप सोचिए, आगे नहीं पीछे चलती है। मतलब जन्म के वक्त एक बूढ़ा आदमी जैसा दिखना, हाँ। और फिर धीरे धीरे जवान होते जाना। अविश्वसनीय लगता है सुनने में, है ना? और ये सफर हमें प्यार, समय का गुजरना, पहचान की तलाश, इन सब पे मतलब एक अलग ही ढंग से सोचने को कहता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है साल 2005 में। न्यू ऑरलीन्स में एक अस्पताल का सीन है। डेजी नाम की एक बहुत बुजुर्ग महिला है अपनी बेटी कैरोलिन के साथ, और बाहर तूफान आने वाला है। माहौल थोड़ा वैसा है। हाँ। और अंदर डेजी अपनी बेटी से कहती हैं कि वो एक डायरी पढ़े, बेंजामिन बटन नाम के एक आदमी की डायरी। अच्छा, और बस उसी डायरी के जरिए हम बेंजामिन की इस असाधारण जिंदगी में उतरते जाते हैं। हाँ, और ये जो तरीका ना कहानी कहने का, मतलब डायरी के जरिए, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि एक तो हम सीधे बेंजामिन के अनुभव पढ़ रहे होते हैं और साथ ही डेजी की जो यादें हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो भी उस पर एक परत चढ़ा देती हैं। कहानी और गहरी हो जाती है। बिल्कुल। तो बेंजामिन का जन्म ये होता है 1918 में, ठीक उस दिन जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। हाँ, वो भी एक अजीब इत्तेफाक है। हाँ, और उसी दिन शहर में एक घड़ी साज एक खास घड़ी लगाता है। वो उल्टी चलती है। वो युद्ध में खोए बेटों के लिए है ना? कोई शायद वक्त पीछे चला जाए। हाँ, एक उम्मीद। और इधर बेंजामिन जन्म लेता है तो बिल्कुल एक 80 साल के बूढ़े जैसा दिखता है, बीमारियों के साथ। और उसके पिता थॉमस बटन वो इतना घबरा जाते हैं कि उसे एक नर्सिंग होम की सीढ़ियों पे छोड़ आते हैं। हाँ, और वहाँ क्वीनी नाम की एक बहुत ही नेक दिल महिला है जो नर्सिंग होम में काम करती हैं। वो उसे अपना लेती हैं, पालती हैं। बेंजामिन वहीं बड़ा होता है उन सब बुजुर्ग लोगों के बीच, और वहीं उसकी मुलाकात होती है डेजी से। डेजी तब एक छोटी बच्ची है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का जो वो मुख्य विरोधाभास है वो सामने आता है। क्या? कि बेंजामिन का शरीर भले ही बूढ़ा है, पर उसका मन, उसकी समझ, वो तो एक बच्चे की है। हाँ, सही बात है। उसका पूरा जीवन ही मतलब समय की जो सामान्य चाल है उसके एकदम खिलाफ चल रहा है। और जैसे जैसे साल बीतते हैं बेंजामिन दिखने में जवान होने लगता है ना? कमाल की बात। वो फिर नर्सिंग होम छोड़कर कैप्टन माइक के जहाज पर काम करता है, दुनिया घूमता है। उसे प्यार भी होता है एलिजाबेथ एबट से। हाँ, एलिजाबेथ एबट से। वो शादीशुदा होती है। पहला प्यार। फिर वो दूसरा विश्व युद्ध भी देखता है। हाँ, जिसमें कैप्टन माइक की मौत हो जाती है। हाँ, और उधर डेजी वो एक सफल डांसर बन जाती है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। लेकिन जब भी वो मिलते हैं, बेंजामिन और डेजी, उनकी उम्र और वो जैसे दिखते हैं उसका कोई तालमेल ही नहीं बैठ पाता। कभी वो बूढ़ा दिखता है, वो बच्ची। कभी वो जवान हो रहा है, वो अपनी उम्र में है। हमेशा एक अजीब सा फासला रहता है। हाँ, वो वक्त का फासला। फिर आखिरकार 1960 के दशक में कुछ बदलता है। बेंजामिन अब दिखने में करीब 40 साल का लगता है। और डेजी भी अपनी जिंदगी के मध्य में है। पेरिस में उसका एक एक्सीडेंट होता है, डांसिंग करियर खत्म, वो वापस घर आती है। और बेंजामिन भी वहीं होता है। हाँ, और शायद पहली बार उनकी उम्र, उनका दिखना एक तरह से मेल खाता है। ये वो पल है जहां कहानी का मतलब भावनात्मक केंद्र आता है। जहां वो दोनों अलग अलग बहती धाराएं आखिरकार मिलती हैं और वो साथ रहने लगते हैं। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अच्छा वक्त होता है। बिल्कुल, बहुत सुकून भरा दौर। उनकी एक बेटी भी होती है, कैरोलिन। हाँ, कैरोलिन। लेकिन अब बेंजामिन दिखने में और छोटा हो रहा है, टीनेजर जैसा। और उसे ये एहसास होता है, बहुत दर्दनाक एहसास, कि वो कैरोलिन का पिता नहीं बन पाएगा, बल्कि कुछ साल में तो उसे ही कैरोलिन की जरूरत पड़ेगी। कि वो बेटी का पिता नहीं बल्कि बेटा बन जाएगा। हाँ, तो वो एक मुश्किल फैसला लेता है। अपनी सारी जमा पूंजी, सब कुछ उनके नाम करके वो चुपचाप चला जाता है, ताकि डेजी और कैरोलिन एक, जिसे कहते हैं, सामान्य जीवन जी सकें। हाँ, बेंजामिन फिर से दुनिया घूमने निकल पड़ता है, लगातार जवान होता जाता है, किशोर, फिर बच्चा, और अंत में एक नवजात शिशु जैसा, जिसकी याददाश्त मतलब पूरी तरह जा चुकी है, कुछ याद नहीं। और ये कहानी का सबसे, मेरे ख्याल से, मार्मिक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक रूप से जवान होना वो असल में कोई वरदान नहीं है। वो तो धीरे धीरे अपनी चेतना, अपनी यादें, अपने रिश्ते सब खो रहा है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। समय का उल्टा चलना यहाँ एक तरह का श्राप बन जाता है।
उसका अस्तित्व ही मिट रहा है। डेजी अब काफी बुजुर्ग हैं और वो देखभाल कर रही हैं बेंजामिन की, जो अब एक छोटा बच्चा बन चुका है, जिसे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं। 2003 में बेंजामिन डेजी की गोद में एक शिशु के रूप में दम तोड़ देता है। और फिर 2005 में अस्पताल में जब कैरोलिन वो डायरी पढ़ना खत्म करती है, डेजी भी शांत हो जाती है। और तब कैरोलिन को पता चलता है कि बेंजामिन ही उसके असली पिता थे। हाँ, और बाहर कैटरीना तूफान शहर पर कहर बरपा रहा होता है। एक तरह से कहानी का चक्र पूरा होता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें समय की प्रकृति पर मतलब बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। बेंजामिन की जिंदगी उल्टी चली, ठीक है, पर जो मानवीय अनुभव हैं, प्यार, नुकसान, खुशी, दुख, वो तो वैसे ही रहे। सही बात है। अंत में जिंदगी का चक्र तो पूरा होता ही है, चाहे आप किसी भी दिशा में चलें। दूसरा, डेजी के साथ उसका रिश्ता, जो मतलब वक्त के हर इम्तिहान से गुजरा। बिल्कुल, स्थायी रिश्ता। और तीसरा, एक पिता के तौर पर उसका वो त्याग। हाँ, वो बहुत बड़ा त्याग था। जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते? हाँ, बिल्कुल। क्या होता अगर समय सच में उल्टा चल सकता, जैसा उस घड़ी साज ने उम्मीद की थी? अच्छा सवाल है। क्या हम सच में खोई हुई चीजों को वापस पा सकते, या फिर जिंदगी की धारा चाहे किसी भी दिशा में बहे, अंततः हमें उसी अंत तक ले जाती है जहां सब कुछ, शायद यादें भी, मिट जाती हैं? सोचने वाली बात है।